इस कानून जो हमें 11 साल लगा बनाने में, इतने लाखों लोगों के साथ लेके चर्चा करके बनाए, उन्होंने 2 दिन में कैसे रद्द किया। इन्होंने लोकतंत्र को गिराया, पूरा लोकतांत्रिक ढांचे को गिराया है, बिल्कुल रद्दी में मिला दिया है। इन्होंने कंसल्टेशन का नाम के ऊपर मखौल उड़ाया है। इन्होंने लोगों की भागीदारी को खत्म किया है, कानून को खत्म किया है। और मुझे लगता है आम नागरिकों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक हमला किया है इस कानून को रद्द करने से। सबसे पहले तो गारंटी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि आप मजदूर मांग करें और सरकार का फर्ज बनता है। सरकार चाहेगी तब करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। दूसरा कि ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होगा। सरकार, केंद्र सरकार तय करेगी कि कहाँ इसको लागू किया जाएगा, कहाँ नहीं लागू किया जाएगा। तीसरा बहुत बड़ा फर्क ये है कि जो बेसिकली केंद्र सरकार 90% इसका हिस्सा दे रही थी, अब सिर्फ 60% देगी। और चौथा मुझे लगता है जो बहुत बड़ा फर्क है कि जब खेती का वक्त है और जो जमींदार बहुत कम पैसों में या कुछ अनाज दे के ही काम कराता था, उसका विकल्प नरेगा ने खड़ा किया। अब वो विकल्प वापस ले लिया गया है और कहा गया है कि जिन जो 60 दिनों में जब खेती का काम होता है उस वक्त नरेगा चलेगा ही नहीं। कि जब हम लोगों ने मनरेगा विशेष करके लोगों को जोड़ना शुरू किया, तो जल्दी हमें लगा कि हमें सिर्फ मनरेगा नहीं बल्कि इसका इसका जो आयाम है मजदूरों के जीवन के हर पक्ष पक्ष को ये छू रहा है। और इसलिए ये हर एक प्रताड़नाओं, हर एक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ने के लिए, मजदूरों को इकट्ठा करने के लिए ये कानून जो है बहुत बेहतर कानून है। ये जो हमला करना चाहते हैं अभी जी। पर्यावरण पे और खदानों पे और पूरे इस सारे चीजों में, वहां एक ग्रामीण स्तर पे नरेगा खड़ा है वहां पे। हाँ, सिर्फ बड़े किसान नहीं बल्कि रियल एस्टेट के लोग हैं, बड़े फैक्ट्री के लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो सारे लोगों की एक लंबी लॉबी थी कि हमको वहां के संसाधनों पे कब्जा करना है। तो वहां से लोगों को हटाने के लिए हमको उनको एक भिखमंगा बनाना है ताकि वो शहरों की ओर पलायन कर जाए। और उसी तरीके से हमें ऐसे रियल एस्टेट को खड़ा करना है, इंडस्ट्री को खड़ा करना है कि ऐसे इलाकों को हमको खाली कराना है, ना लोग रहेंगे ना रेसिस्ट कर पाएंगे। सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद साथियों। मैं हर्षमंदर हूँ। ये दाग दाग उजाला जो सीरीज करवाने मोहब्बत और स्क्रोल इकट्ठा कर रही है देश के हालात के बारे में, उसकी एक और कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। अ, जिस संदर्भ में हम आज इकट्ठा हो रहे हैं, जिस संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे, वो है जो महात्मा गांधी NREGA की जो योजना है, रोजगार की गारंटी का, वो समाप्त कर दिया गया है सरकार का अचानक, सरकार के द्वारा। और उसको लेकर बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, चिंताएं हैं। बहुत बड़ी मात्रा में, करोड़ों की संख्या में जो खेतीहर मजदूर हैं देश के हर कोने में, जो इस पर निर्भर रहे, उनके रोजगार, उनका भविष्य इस फैसले से बहुत नज़दीकी से जुड़ा है। इसके सारे पहलुओं को समझने के लिए मैंने 3 साथियों को निमंत्रण दिया है, जो बहुत गहराई से बहुत सालों से इस ये जो गारंटी है खेत मजदूरों का, के रोजगार का, उस पे आप काम करते आ रहे हैं। मैं सबसे पहले बहुत सम्मान के साथ अरुणा रॉय जी को का स्वागत करता हूँ। अरुणा, हम लोग सब उनसे, उनके काम से परिचित हैं। अरुणा मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक
में एक प्रमुख नाम है। और आरटीआई के साथ साथ रोजगार की गारंटी की लंबी लड़ाई में आपकी भूमिका रही। और जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति थी, जिसने अ, इस कानून का रूपरेखा तैयार किया था, उसमें आपकी प्रमुख भूमिका रही। अरुणा जी, आपका स्वागत है। साथ में हमारे जेम्स हेरेंस हैं। आप झारखंड में जो स्टेट नरेगा वर्कर्स का एक किस्म का एक संगठन है, उसके आप कन्वीनर हैं, जेम्स हेरेंस। आपका भी स्वागत है। और आशीष रंजन हमारे साथ हैं। आशीष जन जागरण शक्ति संगठन, खेतिहर मजदूरों का ही सीमांचल, बिहार के सीमांचल क्षेत्र में बहुत सारे जिलों में ये एक यूनियन के तौर पे काम कर रहा है। तो आप तीनों को बहुत स्वागत इस बातचीत में। और मैं आभारी हूं कि आप लोग जुड़े हैं। बातचीत की शुरुआत बस यहीं से करना चाहता हूं कि ये जो अ, अ, ये दुनिया में मतलब दिस वाज लाइक बहुत कम कोई और इस तरह का उदाहरण है जहां कानून एक गारंटी देती है रोजगार की। और पश्चिमी देशों में बेरोजगार होने पर आपको कुछ भत्ता मिलता है, लेकिन ये भत्ता देने का कानून नहीं, बल्कि रोजगार देने का कानून है। 100 दिन की गारंटी जब इस कानून के द्वारा दी गई थी, और इससे हमने देखा देश भर में कि अ, खेत मजदूर, उसमें औरतों की संख्या बहुत बड़ी रही है। और छोटे किसान, सीमांत किसान, बहुत सारे लोगों ने इसके माध्यम से फायदा भी लिया था। और जो पलायन, अ, जो बिल्कुल मतलब और कोई विकल्प रोजगार का नहीं हो, उस पलायन से भी वो बच बच पाए। और साथ में बेहतर मजदूरी किसान कृषि में मिले। ये सारे लाभ हम देख पाए। आप तीनों ने जमीन पे इतने सालों से इस गारंटी को लेके काम किया है। तो मेरा अनुरोध है, सबसे पहले आप लोग अपने अपने अनुभव के आधार पे बताएं कि इस कानून ने हासिल क्या किया था, इसकी उपलब्धियां क्या थी। कमियां भी रही होंगी, लेकिन इसका महत्व क्या था। अरुणा जी, आप अगर शुरू करें। मैं 50 साल पहले शहर छोड़ के गांव में आई, राजस्थान के। और मैं गांव गांव घूमी। और मैं आई इस वजह से क्योंकि मेरे लिए मजदूर, दलित मजदूर, महिला मजदूर के साथ काम करना था। उसी इच्छा को लेके मैं आई। और मैं बहुत गांव में घूमी और मैं गांव में ही रहती थी और वहां सोती भी थी। तो कभी कभी तिलोनिया आती थी और बाद में मैं चली जाती थी गांव में वापस। और आजकल हम लोग एनजीओ और संगठन के बीच में खूब ज्यादा अंतर देखते हैं, मगर उन दिनों में कुछ ऐसा भी काम होता था जिसको अंग्रेजी में ओवरलैपिंग कहते हैं। वैसा भी काम होता था। तो मैं उस हिस्से में भाग लेती। और कई बहुत जबरदस्त मेरा रुचि भी था और मैं भाग भी ली। तो संगठित करना मजदूरों को, और वो काश्तकार को तो मैंने नहीं किया, फार्मिंग कम्युनिटी को नहीं, फार्मिंग कम्युनिटी के अदर एरियाज में जो थे उस काम पे मैं बहुत जुड़ी। तो जैसे चमड़े का काम है, ये काम है, आर्टिसान का काम है, महिलाओं का काम है। तो मैं जब भी जाती गांव में तो मुझे घेर लेते थे और कहते थे हमें मजदूरी दो। इतने अति गरीब व्यक्ति ने भी हमसे ये नहीं कहा कि हमें पैसा दो, किसी ने ये नहीं कहा हमें खाना दो। लोगों ने कहा हमें मजदूरी दो। हम कमा खाना चाहते हैं, हम कमा खाना चाहते हैं, हम कमा खाना चाहते हैं। और राजस्थान के जबरदस्त पलायन होता था। आपको याद नहीं होगा वो जमाना, शायद आप कई लोग जन्मे भी नहीं होंगे। तो उस जमाने में
पूरे उत्तर भारत के ये जो श्रमिक मजदूर हैं, जो निर्माण मजदूर हैं, वो राजस्थान से ही जाते थे। और ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रही सब के सब, मगर ज्यादातर राजस्थान से जाते थे। और वो परिवार समेत पलायन करते थे, महिलाएं भी जाती थी। और मेरी एक महिला से बहुत घनिष्ठ दोस्ती हुई, मांगी, और उसके 5 गर्भ गिर गए थे, क्योंकि वो घर नहीं थी और ऐसे मजदूरी करना पड़ा कि उसकी गर्भ रुका ही नहीं। तो उसका छठा गर्भ, उसका बच्चा जन्मा। तो एक एक कहानी उसी से उससे भी सुनी। बाकी लोगों से ये सुनी कि वहां पे इतने बदतमीजी के साथ उनके साथ पेश आते हैं लोग, इतने गैर बराबरी के साथ जीना पड़ता है गंदगी के बीच में। और उनके घर कितनी भी गरीबी में हो, गांव में थोड़ा सा वातावरण भी शुद्ध वातावरण है, घर भी साफ सुथरा होता है, तो इस वातावरण को छोड़ के वहां जा रहे थे। तो तब मेरे मन में आया कि इनके लिए कोई ना कोई मजदूरी यहीं पे देना बहुत आवश्यक है। तो वो बात पहले से मेरे दिमाग में था, और मेरी गुरु और दोस्त नौरती भाई, उसके साथ मिलकर हमने न्यूनतम मजदूरी की भी एक बहुत बड़ा झगड़ा किया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया और वहां भी उसका सुनवाई हुई। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं गई मजदूर किसान शक्ति संगठन, यहाँ SWRC तिलोनिया को छोड़ी मैं, क्योंकि मैं संघर्ष में काम करना चाह रही थी। SWRC निर्माण का काम करता था, तो मैं छोड़कर मैं वहां गई। और वहां जाते ही, क्योंकि इसी अभिप्राय के साथ गई थी, मैं मजदूरों के साथ काम करने लग गई। और एक छप्पड़ियों अकाल कहते हैं, बहुत बुरा अकाल पड़ा था राजस्थान में। उस समय कांटे की रोटियां खा रही थी महिला पुरुष सब। तो उस समय मैं गई और वहाँ बहुत जबरदस्त लगा कि मजदूरी को जितना भी मैं पहले काम की, उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक हक चाहिए। JRY का काम चलता था उस समय, जवाहर रोजगार योजना का। 200 300 400 मजदूर काम करते थे, मांगते थे, तो 30 को 40 को काम मिलता था। और चक्का जाम पे चक्का जाम होता था। आया महीना अप्रैल मई, और राजस्थान राजसमंद जिले में हम काम करते थे, मगर बांसवाड़ा से लेके वो अजमेर तक का सड़क, रोज दिन कहीं ना कहीं पूरा गांव का गांव उठ के आके जाम करता था कि हमें मजदूरी चाहिए, हमारे नाम मांडो, नाम लिखो आप मास्टर रोल पे। इस पृष्ठभूमि में हमारा सबका मन आया कि मजदूरी की मांग एक हक होना चाहिए, और सबको हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, नारा हमारा निकला उस समय। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। उसके ऊपर एक कल्पना नरेगा का बना। पहले तो वो था कि महाराष्ट्र रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक बनी थी, उससे हम बहुत आकर्षित हुए। उस कानून को देखा, मगर लगा कि उसमें कुछ कमियां हैं। फिर एक ऐसा राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए, इसका सोच हमारे जो बीच में जन्मा। कई लोग हमारे साथ जुड़े उस समय, जो खासकर जुड़ा, मगर और भी कई सारे लोग जुड़े। और उसको मिलकर हम लोगों ने, कई सारे संगठन समूह मिलके, फिर एक कानून का एक हम लोगों ने एक दस्तावेज बनाया। उस दस्तावेज को हम आगे ले गए, और वो दस्तावेज लाखों लोगों ने देखा। मैं इसलिए कह रही हूं कि ये कानून 2 दिन में कोई चंद लोग देख के पास कर गए। 11 साल का मेहनत रहा। 11 साल सड़क पे हम लोग सोए, जगह जगह संघर्ष किए। और ये केवल राजस्थान की बात नहीं थी। मैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु की हूँ वैसे, माँ बाप तमिलनाडु के हैं, मैं तो वहां रही भी नहीं हूँ। मगर मैं तमिलनाडु के गांव में भी गई, तो वहां भी वही कहते थे कि हमें काम चाहिए, मजदूर चाहिए, काम चाहिए, मजदूरी चाहिए। उड़ीसा गई तो काम चाहिए, मजदूरी चाहिए, काम चाहिए, मजदूरी चाहिए। तो फिर हमें लगा ये तो ऑल इंडिया बेसिस पर मांग होनी चाहिए, और हर घर को 365 दिन का काम मिलना चाहिए। पहले मांग तो यही था। फिर वो मांग को लेके हम लोग गए, और जब NAC के लिए पहले एक पर्चा निकला था, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, NCMP कहते थे। और UPA जब जीती 2004 में, उससे पहले हमने खूब, ये तब तो विरोधी पार्टी में थे, ऑपोजिशन में थे, तब भी हम कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सब पार्टियों के पास गए, बीजेपी के पास भी गए। बीजेपी ने सुनवाई नहीं की हमारी, मगर बाकी सारे पार्टीज ने हमारी सुनवाई की। हमने एक प्रारूप सबके सामने भी रखा। और 2004 में अचानक, बिना हमारी उम्मीद, UPA सरकार जीती, और उन्होंने एक NCMP, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके एक पर्चा निकाला, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। सबसे पहले वादा था दैट वी विल गारंटी employment for every rural household, 100 days employment for every rural household।
उसको देख के हमारा तो मन इतना खुश हुआ, दुखी भी हुआ कि 365 नहीं दिन 100 दिन मिल रहे हैं, फिर भी कुछ तो मिला। तो तब एनएसी का जब गठन हुआ, उस समय ये हमें कहा गया था, और यही एनएसी ने शायद किया, कि वो जो एनसीएमपी के जो वादाएं थे, वो वादा पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका एक तरीके से एक मॉनिटरिंग करने के लिए हम नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को सेटअप कर रहे हैं, और मिसेस सोनिया गांधी उसकी अध्यक्षा होंगी। और आप इसमें जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो उस समय जॉ और मैं दोनों जुड़े फर्स्ट एनएसी में, और हम लोग दो कानून लेके गए थे, एक तो आरटीआई का कानून ले गए और एक तो नरेगा का कानून ले गए। और पूरे आंदोलन ने हमें सपोर्ट किया कि ले जाओ और इसको धक्का देके कैसे भी आगे करो। और उम्मीद से ऊपर उठकर ये दोनों कानून 2005 में पास हो गए। और वो दिन मुझे याद है, जब रघुवंश प्रसाद बाबू बाबू रघुवंश प्रसाद, जिनके साथ हमारा मेहनत को हुआ, और वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो मंत्री भी चाह रहे थे, मतलब सरकार में कई लोग चाह रहे थे ये कानून, और बाहर भी कई लोग चाह रहे थे, बुद्धिजीवी चाह रहे थे। हमने पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी करके एक समूह बनाया था, जिसमें प्रभात पटनायक, ज्योति घोष, रॉड्रेज और अन्य लोग भी जुड़े थे। सारे पार्टीज, लेफ्ट पार्टीज का भी हमें मदद मिला, कांग्रेस का मदद मिला, और अन्य जो आदर्श राजनीतिक दल थे सबका मिला। तो वो एक दिन सपना पूरा होके 2005 में अगस्त में शायद पास हुआ, और क्रियान्वयन हुआ था 2 फरवरी को, अगले साल 2006 में उसका क्रियान्वयन हुआ। तो ये हमें लगा कि अद्भुत है। और इसके आधार पर मुझे कई जगह यूरोप में बुलाया गया कि आप ये बताइए कि इस पूरे दुनिया में जब नदी एक तरफ बह रही है, कि सब लोग खंडन कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं पूरे सोशलिस्ट सोच को और काम के अधिकार को, आपने इस काम को कैसे पास करवा दिया इंडिया में? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। मगर मैं कह रही हूँ कि हमारा कानून इसलिए पास हुआ था क्योंकि वो हमारा जो हुआ वो कानून, वो बिल्कुल लोगों के हित के लिए लोगों के साथ मिलकर काम हुआ था। नहीं तो लोग नहीं होते तो शायद हमारा पास नहीं होता। 10 लाख हस्ताक्षर आए थे पार्लियामेंट स्ट्रीट में। 10 लाख से 20 लाख हस्ताक्षर आए, सारे भाषा में आए, सब पूरे इंडिया से लोग जुड़े, तब जाके एक कानून बना। मुझे अब ये इस पे भी बहुत दिक्कत हो रही है कि इस कानून जो हमें 11 साल लगा बनाने में, इतने लाखों लोगों के साथ लेके चर्चा करके बनाए, उन्होंने 2 दिन में कैसे रद्द किया? इन्होंने लोकतंत्र को गिराया, पूरा लोकतांत्रिक ढांचे को गिराया है, बिल्कुल रद्दी में मिला दिया है। इन्होंने कंसल्टेशन का नाम के ऊपर मखौल उड़ाया है। इन्होंने लोगों की भागीदारी को खत्म किया है, कानून को खत्म किया है। और मुझे लगता है आम नागरिकों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक हमला किया है इस कानून को रद्द करने से। मेरे अंदर जो भावनाएं हैं मैं बता रही हूँ, माफ करना मैं थोड़ा सा भावुक हो रही हूँ तो, मगर ये पिछले एक हफ्ता या 10 दिन मेरे लिए बहुत भावुकता के दिन रहे हैं। और मैं अगले साल 80 साल की हो जाऊंगी, तब भी मुझे मन तो कर रहा है कि मैं सड़क पे आऊं और बैठी रहूं कहीं, ताकि इसके लिए मैं जरूर फिरूं। कर भी रही हूँ, कल मैं जयपुर गई थी, आशा है कि मैं कहीं और जगह भी पहुंचूं। एक कानून तो मैं नहीं छोड़ूंगी, ना इनको बदलने दूंगी, ना इस नाम बदलने देंगे, ना काम बदलने देंगे। तो नारा हम राजस्थान में ये लगा रहे हैं, ना काम बदलेगा ना नाम बदलेगा। हम नहीं चाहते हैं ये दूसरा कानून। अर्णा जी, आपका जो दर्द है और ये जो संघर्ष है, मैं पूरी तरह से समझता हूँ, और इसीलिए हम लोग ये बातचीत भी रखे हैं। आपने इसका महत्व क्या, जो गांव के सबसे गरीब जो महिला पुरुष हैं, परिवार हैं, उनके लिए इसका महत्व क्या रहा है इन 11 सालों में? मेरा तो ये कहना है कि रात दिन का फर्क आ गया है। रात रात दिन, दिन, ये मैं तो है ये ही। बताऊं, एक तो पलायन रुक गया है। अब हम्म, महिलाएं पलायन पे जाती ही नहीं है। और हम्म, पुरुष भले ही जाए, क्योंकि वो 100 दिन में जी नहीं सकते, तो पुरुष पलायन पे जाते हैं। महिलाओं को बहुत सशक्त किया है। उनके बैंक अकाउंट खुल गए हैं, उनके नाम से खुला है, वो पैसे उनके नाम से जमा हो रहा है। वो घर बैठ के, अब क्योंकि पति नहीं रहते हैं, फीमेल हेडेड हाउस हो गए हैं, तो वो राजनीति में भी भाग ले रहे हैं, पंचायत में भाग ले रहे हैं। ये एक फर्क तो महिलाओं के ऊपर जबरदस्त हुआ है। और सोशल इंडिकेटर्स जो हैं, जो एजुकेशन, हेल्थ, ये डेवलपमेंट, सब में बहुत जबरदस्त इसका
बहुत फर्क पड़ा है। ये तो एक फर्क पड़ा है इतने दिनों में। गांव में एक जो यदि विजुअल फर्क भी पड़ा है, क्योंकि हर घर में 20,000 रुपया आया है, और अनुमानित। और एक तो सरपंच और पंचायत में, सर पंचायत में कभी भी 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से ज्यादा पैसा नहीं आया। इसके आने के बाद अनुमानित हर पंचायत में 1 करोड़ रुपए कम से कम आया राजस्थान में। तो वो 1 करोड़ रुपए से खूब तरक्की हुई है गांव में। बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ही बेकार होते, बिल्कुल भूखे होते, उनके घर में रोटियां आई हैं, और उनके घर में काम के वजह से कुछ शिक्षा भी ज्यादा हुआ है, सब कुछ ज्यादा हुआ है। तीसरी बात है जो हम लोग बहुत नफरत से कभी कभी देखते हैं, मार्केट को। ये पैसा मार्केट में गया है, और मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ है कि इनके पैसे मार्केट पे गए हैं, तो मार्केट भी अच्छा चलने लग गया है। मुझे याद है 6-7 साल पहले मैं भीम के बाजार में गई, तो वहां के एक चांदी की दुकान के बाहर खड़ी थी, तो उन्होंने कहा नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार साहब, क्या है कि आपने बहुत अच्छा किया कि एक कानून लेके आ गए। तो मैंने सोचा सूचना के अधिकार के लिए कह रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, बहुत अच्छा कानून है सूचना। नहीं नहीं मैडम, मैं तो मनरेगा के लिए कह रहा हूँ। तो मैंने कहा आप मनरेगा के लिए कह रहे हैं, क्या आपकी पत्नी मनरेगा में जाती है क्या? कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी तो कहाँ जाए साहब, वो तो बिस्तर पकड़ के लेटी हुई है। मगर मैं इस दुकान से 40 साल में मेरी चांदी जो नहीं बिकी, पिछले 3 साल में मैंने बेच दिया है। तो मैंने कहा आपका तो फिर, मैंने कहा आपका ही चांदी बिका है क्या? नहीं साहब, पूरे बाजार में पैसा आता है, हमारी सबकी चांदी हो गई है यहाँ पे। हम्म। तो ये असर बाजार में भी हुआ है। और जो बच्चे हैं वो अभी टेक, प्राइमरी एजुकेशन तो सबका हो रहा है, अब उसके ऊपर भी एजुकेशन हो रहा है। मेरे पड़ोसी मीरा है, उसका बच्चा सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ राजस्थान में सोशल वर्क का पढ़ाई किया, क्योंकि वो मीरा जो हर बार पलायन करती थी वो घर रही, पैसा लाई, तो बच्चों को संभाली। मैं आपको बताऊं इतनी सारी कहानियां हैं, पूरा सुबह मैं ही ले लूंगी, इसलिए मैं नहीं कहना चाहती। कहानी पे कहानी है। दुख भी हुआ है क्योंकि चीटिंग भी हुई है, बुलडोजर भी आ गया है बीच बीच में। ये बुलडोजर नहीं, सॉरी, वो क्या कहते हैं उसको, जेसीबी भी आ गया है। जेसीबी ने आके पूरा काम भी किया है, चीटिंग भी हुआ है, भ्रष्टाचार भी हुआ है। हुआ है, मना नहीं कर रही हूँ, ये सब हुआ है। उसके बावजूद भी तरक्की हुई है। तो जेम्स, आप ये तरक्की के बारे में थोड़ा में क्या फायदे हुए? जेम्स और आशीष दोनों से हम सुनना चाहेंगे। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में नरेगा से क्या फायदा, सबसे गरीब जो हमारे नागरिक हैं गांव के, उनके लिए क्या फायदा रहा? ठीक है, पहले मैं बताता हूँ। देखिए, 2006 में जब मनरेगा शुरुआत हुई, और इसको लेकर के गांव गांव, चूंकि हम लोग इस तरह का काम में पहले से ही लगे हुए थे, तो लोगों को 1 साल तो इसको समझने में और उसको जमीन पे उतारने में समय लगा। लेकिन 2008 का मुझे वाकया आज भी याद है। जी। चूंकि झारखंड का वो हिस्सा जो बिहार से सटा हुआ है, पलामू, गढ़वा, ये वाला जिला, तो वहाँ, हाँ, इस इलाके में अत्यधिक भूमिहीन दलित मजदूर रहते हैं। जी। और दलित मजदूरों के पास में जमीन बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। और वो जमींदारों के खेत में, खासकर बरसात में, एग्रीकल्चर काम करके 2 किलो अनाज, कुछ ऐसे मोटे अनाज मिलते हैं, उससे गुजारा करते रहे थे 2006 के आसपास में। जी। तो बरसात का समय था, और बरसात के समय में नरेगा का काम भी चल रहा था। चूंकि मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, तब तक काफी स्ट्रीमलाइन हो चुका था। तो दलित मजदूर सुनीता देवी और उनके साथी को जब जमींदार के लोग अपने खेतों में धान के बिचड़े उखाड़ने के लिए और धान लगाने के लिए सुबह सुबह आए, तो उन महिलाओं ने सुनीता देवी की अगुवाई में कहा कि मालिक, हम आपके खेत में काम करेंगे तो शाम को आप हमके 2 किलो अनाज दीजिएगा, मकई या ऐसा कुछ, और उसको हम लोग लाएंगे, उसके बाद में उसको प्रोसेस करेंगे, फिर तब हमारा खाना बनेगा बाल बच्चों का। और हम नरेगा के रोड निर्माण में जाएंगे, तो वहां मुझे 86 रुपये मिलेंगे।
तो हम क्यों आपके खेत में काम करने जाएंगे 2 किलो अनाज के लिए, बल्कि हम नरेगा में काम करना पसंद करेंगे, वहां हमें कोई शोषण नहीं करेगा। और ये वाकया उस उन इलाके के जमींदारों को सोचने पर विवश किया, और मौसम निकला जा रहा था, तो जमींदारों ने भी अंत में वही नरेगा मजदूर देने पर राजी हुए, और उनकी खेती के काम संभव हो पाए। तो ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, सिर्फ जी एक ही बात नहीं। पलामू अक्सर, आप भी जानते हैं, ये इलाका सुखाड़ और अकाल का दंश झेलता रहा है हमेशा से, ऐतिहासिक कालों से। तो 2009 में, सॉरी 2008 में ही, जब भयंकर अकाल और सुखाड़ पहले से ही चल रहा था, तो नरेगा काम चल रहा था, उसमें महिलाएं, वही महिलाएं काम कर रही थी। एक इंजीनियर जाकर के महिलाओं को बोलता है कि आज आपको पूरी मजदूरी तभी मिलेगी जब आप 100 CFT मिट्टी काटेंगे। मतलब झारखंड में उस समय मानक था 100 CFT काटने का। तो वही सुनीता की अगुवाई में महिलाएं भड़क गई और बोली कि हम महिलाएं हैं, हम तो जानते हैं कि मर्द लोग, मतलब पुरुष लोग अधिक काम करता है, ज्यादा काम करता है, ज्यादा ताकत होता है। मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप हमारे साथ रह करके 7 घंटे में आप पूरा 100 CFT काट के बता दीजिए, तो आज हम लोग आपका जितना भी 3 दर्जन मजदूर हैं, सब लोग, हम लोग अपनी आज की मजदूरी दे देंगे। तो वो ना काम कर सकता था, ना इस बात को स्वीकार कर सकता था। और ये पूरा झारखंड के लिए सरकार के स्तर पर सवाल बनी। और अक्टूबर 2010 में ये जी बीआईटी मेसरा रांची ने एक स्टडी कराया मजदूरों का काम करने की क्षमता के ऊपर, और पूरे राज्य के लिए अक्टूबर 2010 में एक नया, हाँ, पीस रेट निर्धारण हुआ, और पूरे स्टेट के लिए एक तरीके से माइलस्टोन बना। और ये अब तक चलता रहा था, और अभी वर्तमान सरकार ने उसको भी फिर रिवीजन करके 54 तक लाई है। तो ये मैं जी कह सकता हूँ कि जो ऐसे कमजोर मजदूर थे, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, ऐसे लोगों को मनरेगा ने एक आवाज दी है। 2017-18 की बात मुझे याद है, उस समय हम लोगों ने काफी मेहनत करके मनरेगा को प्लांटेशन स्कीमों के साथ में जोड़ा, और झारखंड में लाखों एकड़ जमीन में लोगों के प्लांटेशन, खासकर आम की बागवानी हुई है। और ये 3 साल के बाद फल से देना शुरू किया है। और ऐसे सारे किसान मजदूर जो कभी पलायन करते थे, जो एक एक पैसे के लिए तरसते थे, आज शान के साथ में उसको जुलाई के आसपास, जब मैंगो का सीजन होता है, उसको बाजारों में बेचते हैं। और कई लोग तो थोक में उसको गया और बिहार और दिल्ली सीधे तौर पर उसके मार्केटिंग कर रहे हैं। एक तरीके से मनरेगा ने लोगों को आवाज तो दी ही, सामाजिक उत्थान तो किया ही, इसके साथ साथ आर्थिक उत्थान में बड़ा योगदान दिया है। जो दलित, जो आदिवासी कभी सोच नहीं सकता था कि हम कभी 3 लाख 4 लाख के कुएं के मालिक बनेंगे, या तालाब के मालिक बनेंगे, या हम प्लांटेशन के, हमारे जमीन में प्लांटेशन होगी, उसको हम सालों भर उसमें एंगेज रहेंगे। तो इस तरीके से वैसे टोले जहाँ पे कभी रोड का सपना साकार नहीं हो सकता था, वहां पे नरेगा से रोड बनी, और लोग आज की तारीख में उस रास्ते से आराम से शहरों की ओर या अपने आसपास बाजारों में निकलते हैं, तो उनको एक अलग सा गर्व फील होता है कि हम भी इस देश के एक सम्मानित नागरिक हैं। तो जो हम संविधान के सपनों में देखा करते थे कि अनुच्छेद 21 हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, जो नरेगा का प्रथम लाइन भी था जब वो हम लोग उसको कैंपेन कर रहे थे, तो ये आवाज उनको दी है। और आज डेफिनेटली 18 तारीख के बाद, जैसे अरुणा ने कहा कि वो काफी भावुक हो गई हैं, पूरा जहां जहां तक ये खबरें पहुंच रही, वैसे तो काफी लोगों तक अभी भी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जहां जहां खबरें पहुंच रही है, काफी हताश और निराश हैं। और लेकिन उम्मीद की बात ये देखी जा रही है कि लोग आज भी उसी 20 साल पुराने तेवर के साथ में सड़कों पे उतरने को तैयार निकल पड़ रहे हैं। जरूरत है कि हम लोग उन ताकतों को कैसे समेटें, क्योंकि नरेगा एक ऐसा ऐतिहासिक कानून था जो मैं अपने जीवन में पहली बार देखा था, और दोबारा देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, ये इस भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मजदूरों, किसानों और ऐसे कमजोर वर्गों के प्रति तो एक तरीके से ऐतिहासिक कानून रहा था, और उनकी भावना उनके साथ में जुड़ी हुई है। जी। थैंक यू जेम्स। आशीष, जेम्स ने
अरुणा जी के बात में और जोड़ के कहा कि एक बहुत बड़ा उसका फायदा ये रहा कि जो पहले मजबूर थे किसान, जो भूमि मालिक थे, जो भी थोड़ा बहुत वो देने के लिए तैयार थे, उस पे काम करने के लिए मजबूर थे। वो मजबूरी खत्म हुई। नरेगा जितना मतलब पैसे देते हैं उतना ही उनको भी देना पड़ा, और वो मार्केट भी बढ़ा, प्लांटेशन भी किए, एक इज्जत के साथ जिंदगी जीने का एक अवसर मिला। आशीष, आपके क्या अनुभव थे, क्योंकि आप बहुत बड़ा यूनियन खेतिहर मजदूरों का से जुड़े हैं सीमांचल क्षेत्र में। नरेगा का क्या मतलब मजदूरों की जिंदगी में क्या बदलाव ला पाया? शुक्रिया हर्ष, आपने मुझे बुलाया। अरुणा जी और जेम्स ने काफी विस्तार से बताई ये चीजें। हम लोगों ने जब ग्रामीण मजदूरों के साथ काम शुरू किया, मैं भी पहले अन्य क्षेत्र में काम करता था, तो फिर जी। जैसा मन बना कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करेंगे, तो पहली बार जो ऑर्गेनाइज करने की प्रक्रिया शुरू हुई वो नरेगा के मजदूरों से ही शुरू किया हम लोगों ने। और उस समय नरेगा बिहार में जब 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ, और 2006 से मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय लोगों के बीच में जागरूकता नहीं थी। हम लोग जब गए क्षेत्र में और लोगों से मुलाकात हुई, वहां रहने लगे, तो फिर लोगों की इच्छाएं जो थी वो बहुत जबरदस्त थी इसमें। हम लोगों ने एक सर्वे किया था छोटा मोटा, उसमें लोगों ने कहा था कि हम 365 दिन इस काम करने को तैयार है। सवाल ये था कि आप 100 दिन का रोजगार मिले तो करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 100 दिन क्यों, हम तो अगर सरकार हमें 365 दिन काम देती है तो हम उसमें करना चाहेंगे। तो उससे हमें पता चला कि लोगों की इच्छाएं क्या है, लोग कितना जबरदस्त डिमांड है। और बिहार, आप जानते हैं कि बिहार अब तो मजदूरी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, और यहाँ से लोग जाते हैं, जैसे अरुणा जी ने पहले कहा कि राजस्थान से जाते थे, अब यहाँ से बिहार से पूरे देश में लोग जाते हैं। तो फिर जब ऑर्गेनाइज होना शुरू किए तो हमने देखा कि बहुत जल्दी ही हजारों लोग सड़क पर आ जाते थे, अगर उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, उन काम नहीं खुलता था। और ये जो पोटेंशियल था कि लोग स्वयं को संगठित कर रहे हैं, और ऐसे मजदूर जो बहुत कमजोर माने जाते हैं और कभी संगठित उस प्रकार से हुए नहीं, असंगठित क्षेत्र कहा ही जाता है इसको कि क्योंकि संगठित नहीं है मजदूर। तो हमने देखा कि इस कानून के चलते मजदूर संगठित होना शुरू हुए, और उसके चलते जो मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसकी अरुणा आर्थिक रूप से बात कर रही थी, मुझे लग रहा था कि वो ग्रामीण जीवन के हर एक क्षेत्र में उसका दिखा असर। जैसे जमींदारों से दबने की बात जेम्स ने भी कही, तो हमने हमने भी कई बार देखा है कि जो मजदूर जमींदारों से दबाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि जमींदार बहुत बड़े जमींदार थे या 100 एकड़ की उनकी जमीनें थी, लेकिन जो भी एक दबाव का एहसास था और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, जबरदस्ती मजदूरी करनी पड़ रही थी, उस उससे वो लोग लड़ सके अपनी अपनी तरह से, और उनके खिलाफ वो आवाज उठा सके मजबूती से। क्योंकि जो नरेगा नरेगा के माध्यम से जब साइट खुलता था तो लोग एक साथ एक साइट पर आते थे, 50 लोग, 100 लोग, और फिर उसमें एक भावना जगती थी कि हम मजदूर हैं, हमारा प्राइमरी काम मजदूरी का है, और साथ आते थे तो उनका पॉलिटिसाइजेशन भी होता था। वो अपने दुख दर्द की बात करते थे, जो अत्याचार उन पे अलग अलग तरह से हो रहा है, चाहे वो जमींदारों की वजह से हो रहा है, चाहे गरीबी की वजह से हो रहा है, चाहे थाना या जातिगत हिंसा उनको झेलनी पड़ रही है, इन सब के खिलाफ उनकी आवाज सुनाई देने लगी बहुत जल्दी यूनियन में। इसलिए जब हम लोगों ने मनरेगा विशेष करके लोगों को जोड़ना शुरू किया, तो जल्दी हमें लगा कि हमें सिर्फ मनरेगा नहीं बल्कि इसका इसका जो आयाम है मजदूरों के जीवन के हर पक्ष पक्ष को ये छू रहा है। और इसलिए ये हर एक प्रताड़नाओं, हर एक एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ लड़ने के लिए, मजदूरों को इकट्ठा करने के लिए ये कानून जो है बहुत बेहतर कानून है। तो मैंने ये देखा। इसके अलावा बिहार के गांव गांव में आप देखिएगा जो आधारभूत संरचना है, पोखर हुआ, पेड़ हुए, हर गांव में आपको पोखर और पेड़ मिल जाएंगे। हमारा इलाका तो पानी बहुत है, तो ये आधारभूत संरचनाओं का भी काम
बहुत हुआ। हालांकि उसमें बदनामी बहुत की गई कि जेसीबी से ये काम हो जाता है, मजदूर को पैसा नहीं मिलता है। वो सब बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ग्रामीण इलाके में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोगों के तालाब खुदे, सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार हुआ। और अब आप जाएंगे बिहार के किसी भी गांव में तो आपको एक सुंदर तालाब जरूर दिख जाएगा। तो इस तरह की कई चीजें मैं आपको गिना सकता हूँ। बस अभी इतनी ही बात रख के बात को समाप्त करता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। इस कानून का महत्व क्या रहा है इस देश के सबसे गरीब लोगों के लिए, ये मुझे मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से, आप तीनों ने इसको समझाया। अब जो नया ये कानून जो रद्द कर दिया गया है, उसमें तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उसका क्या असर रहेगा इसके बारे में मैं आपसे सुनना चाह रहा था। सबसे पहले तो गारंटी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि आप मजदूर मांग करें और सरकार का फर्ज बनता है। सरकार चाहेगी तब करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। दूसरा कि ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होगा। सरकार, केंद्र सरकार तय करेगी कि कहाँ इसको लागू किया जाएगा, कहाँ नहीं लागू किया जाएगा। तीसरा बहुत बड़ा फर्क ये है कि जो बेसिकली केंद्र सरकार जिसके पास जो टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा आता है, वो 90% इसका हिस्सा दे रही थी, अब सिर्फ 60% देगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वो पूर्ति करें। और चौथा मुझे लगता है जो बहुत बड़ा फर्क है कि जो जेम्स ने जो उदाहरण दिया था कि जब जब खेती का वक्त है और जो जमींदार बहुत कम पैसों में या कुछ अनाज दे के ही काम कराता था, उसका विकल्प नरेगा ने खड़ा किया। अब वो विकल्प वापस ले लिया गया है और कहा गया है कि जिन जो 60 दिनों में जब खेती का काम होता है उस वक्त नरेगा चलेगा ही नहीं। तो ये तीन चार जो बहुत बड़े फर्क आए हैं अरुणा जी, इसका मतलब इन सब का गांव के सबसे गरीब मजदूर और छोटे किसानों पे, बटाईदार जो हैं, इन सब की जिंदगी पे इन सारे फर्क का जो बदलाव आए हैं, इसका असर क्या रहेगा अरुणा जी? और आप तीनों अगर बताएं, अरुणा जी से शुरू करके। सबसे, जैसे आपने कहा, सबसे बड़ा जो हमारे से छीना गया है वो ये अधिकार है कि हम जाके काम मांग सकते हैं। जैसे आशीष ने कहा कि ये काम मांगने के आधार पर और एक काम के ऊपर हमारे कब्जे होने की वजह से खूब सारे लोग यूनियनाइज हुए हैं। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन और यहाँ राजस्थान में भी यही अनुभव हुआ है कि लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होते हुए काम मांगे और काम लेके आए। भत्ता भी लिए, जो ये जब काम नहीं मिलता है तो जो भत्ता मिलता है वो भत्ता भी लेके आए। तो मुझे लगता है कि उनकी अभी आदत में आ गई है कि एक राजनीतिक एक पहल करना उनकी आदत में आ गया है, कि वो जी समझते हैं का हक है। और कभी ये किसी के देने वाले कोई बाप बाप माई बाप या भीख मांगने वाला रिश्ता तो था ही नहीं। सरकार के सामने जाके कहते थे कि हमारा हक है और दो। और वो हक तो बिल्कुल खत्म हो गया है। और वो हक खत्म करेंगे ना तो इस सरकार के ऊपर बहुत बुरा असर होने वाला है, क्योंकि चक चक चुके हैं। अभी वो बिना चके हुए लोगों को आप कह सकते हो कि इसमें कुछ नहीं है, वो है ही नहीं। अभी तो लोग इससे तरसेंगे। तो एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज कि इकोनॉमिक तो होगा, इसका तो आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ेगी, मगर उसके साथ साथ उनके राजनीतिक जो किला है, जो उनके राजनीतिक समझ और राजनीतिक हक लेने का जो एक आदत सा पड़ा हुआ है, अभी पड़ गया है, उसके ऊपर जी चोट आएगा। तो मुझे लगता है कि हक हटाने से एक आर्थिक और एक राजनीतिक और एक सामाजिक भी मिलेगा। और इनके लिए अब बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। जिनको समझ में आ गया है वो सब कह रहे हैं कि हम अभी कहाँ जाएंगे, क्योंकि इस वजह से हम गांव में टिके रहे, इसकी वजह से हमारे गांव में, जैसे अभी कहा गया, आर्थिक व्यवस्था केवल नहीं, विकासहीन व्यवस्था भी खूब सारे पैदा हो गए।
एक गांव में, 2 गांव में, 3 गांव में, कई गांव में तालाब बनने से कृषि का उपज एक 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 कम से कम एक फसल की गारंटी तो रह गई। तो खाने की आज तो एक गारंटी रही उनकी, वो भी गया। तो वो ये सोच रहे करे क्या। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि समझ गए जो, वो तो एकजुट हो रहे हैं। समझ गए जो अब आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इसको करके ये सरकार ने बहुत बड़ी गलती करी है। वो हमारे लिए एक मौका भी मिला है कि हम पूरे भारत में सभी जगह एक ही जुट में, जो गैर संगठित मजदूर है, उसके लिए हम लोग काम करने का एक, उसका एक यूनियन बनेगा अभी। वो यूनियन ये बनेगा कि काम मांगने के लिए, और ये पूरा कानून मांगने के लिए, हमारी जो यूनियनाइजेशन तो एक फॉर्मल वर्ड है, हमारा एक तो एक आंदोलन बनेगा। वो आंदोलन से ही ये सरकार डरती है। मुझे याद है कि जब कांग्रेस सरकार यहाँ था, हमारी यूनियन को रजिस्टर करने में बहुत रेजिस्टेंस हुआ यहाँ पे। 2 साल तक हमारी यूनियन को रजिस्टर नहीं किए। और मुझे कान में आया कि भैया इनको रजिस्टर कर देंगे तो ये यूनियन हमारे साथ ऐसा रिश्ता रखेगा, ये जो यूनियन कहेगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतने इतने लाख मेंबर्स होंगे। तो हम इनके कहने पे आ जाएंगे तो राजनीतिक हमारे डगमगा जाएगा, इसलिए इसको तो मत करो। तो यूनियन जमाने में भी बहुत मुश्किलात हुई यहाँ राजस्थान में, क्योंकि वो लोग सोचे। तो ये हमारा स्ट्रेंथ भी है। तो मुझे लगता है कि हमारा काम आगे यही है कि हम इसको अभी, ये जो हमारे ऊपर चोट हुआ है, चोट को एक शक्ति के रूप में बदल कर हम मांग करें और इस देश को दिखाएं कि मजदूर के ऊपर वो हाल नहीं है अभी जो पहले था 20 साल पहले। और आप हमें दबाओगे तो हम अपना हक मांग के रहेंगे। और हमारे 26 करोड़ मजदूर हैं। तो 26 करोड़ मजदूर में से 1 करोड़ भी खड़ा हो जाए तो इस देश को हिला देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसको इस रूप से भी देखना पड़ेगा। और मैं हर्ष आपसे माफी चाह रही हूँ कि मैं आपके अगले प्रश्न का भी शायद उत्तर दे दी। ये वाकई मेरा अगला सवाल यही था कि हम आगे क्या इसके इसके खिलाफ लोग कैसे लड़ें। तो जेम्स, तब तक मैं आपके पास पहुंचता हूं। सवाल मेरा वही है कि ये जो 4-5 जो प्रमुख जो बदलाव लाए हैं सरकार, उसका असर क्या पड़ेगा गांव के गरीब किसान मजदूरों पर? जेम्स, आप बताएं। देखिए, एक चीज और इसमें रेखांकित करने की जरूरत है। जो अ, कृषि के मौसम में 60 दिनों तक ये नया कानून जो वीबी जी राम जी बिल आया है, उसमें 60 दिन ब्लैकआउट की बात कही गई है। मतलब उस समय वो योजना नहीं चलेगी। हम्म, इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा कि प्लांटेशन की योजनाएं मनरेगा में थी और में भी नए स्कीम में भी रहेगा। और हम्म, प्लांटेशन आज की तारीख में कितने जरूरत है, ये हम सब लोग भी समझते हैं। क्योंकि जब भारत सरकार अपने यूएन में क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए रिपोर्टिंग करती है तो इन्होंने प्लांटेशन को भी बहुत खूबसूरती के साथ में पेश करती रही है। अब हम्म, प्लांटेशन कोई जुलाई अगस्त अक्टूबर तक छोड़ करके कोई दूसरे सीजन में तो होगा नहीं। तो उस समय जब स्कीम ही नहीं चलेगी तो ये प्लांटेशन पूरी तरह प्रभावित रहेगा। तो जब हम पूरी दुनिया में वायु मतलब क्लाइमेट चेंज से ग्रसित हो रहे हैं, उस समय इस तरह की योजना कानूनों का लाना जिसमें प्लांटेशन ही बुरी तरह प्रभावित हो जाए, वह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। जी। नंबर एक। नंबर दो, यह भी कि उनका अपना एक परिकल्पना है विकसित भारत 2047 का। तो उनके कल्पने में जो चीजें हैं, मतलब कहीं लिपिबद्ध हैं, तो वो सारी चीजों को ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों को थोपा जाएगा। तो ग्राम सभाओं के पास में जो मनरेगा में सेक्शन 16(1) में ग्राम सभाओं को ये फ्रीडम था कि हमारी स्थानीय जरूरतें क्या हैं, उसको भी अपना ग्राम सभा में प्रोसेस करके फिर मनरेगा के जरिए वो इम्प्लीमेंटेशन होती थी। तो उसमें भी एक कुठाराघात है, क्योंकि एक तरीके से आपके ऊपर थोपा जाए कि आपको यही करना है क्योंकि विकसित भारत के लिए ये चीज जरूरी है। और उनके नजरों में विकसित भारत किसी स्थानीय ग्राम सभा और गांव के लोगों के नजरिए से विकसित भारत नहीं। तीसरा चीज मुझे लगता है कि
जो एक जवाबदेही थी सिस्टम की, हमें तो याद है, चूंकि हम लोग इसी कानून के जरिए सोशल ऑडिट और जन सुनवाई जैसे चीजों को स्थापित कर पाए, और वहां पे बड़े से बड़े अधिकारी को जवाब देना के लिए विवश होना पड़ता था कि नहीं, इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा, ग्राम सभा में, पंचायत की जन सुनवाइयों में, या अलग अलग लेवल पे जो भी मंच उपलब्ध होता था, तो वहां पे तो ये जवाबदेही अब किसी की नहीं रह पाएगी नए कानून के हिसाब से। तो जो एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का बड़ा काम जो नरेगा का उद्देश्य भी था कि पंचायतें मजबूत होगी, ग्राम सभाएं मजबूत होंगे, उस उद्देश्य का भी अब दूर दूर तक इस कानून, नए कानून के साथ में संबंध नहीं रहेगा। तब मुझे लगता है कि इस तरीके से गिनाते चले जाएं जो प्रमुख कमियां हैं, वो तो आपने ऑलरेडी गिना दिया, और लगभग कई लोग उससे सहमत हैं। लेकिन ये जो माइक्रो लेवल की परेशानियां बढ़ेंगी, माइक्रो लेवल की सूक्ष्म स्तर की लोगों की बार्गेनिंग क्षमता नहीं रहेगी, ये मुझे लगता है कि पर्दे बहुत के पीछे ये बहुत नुकसान है। जी। जेम्स, मैं वापस भी आऊंगा आपके पास, पर अन्ना जी को जाना है, तो मैं आप अपनी बात पूरा कर लें अन्ना जी। इस कानून की जो वापस ले लिया गया है और नया कानून जो लाया गया है, उसके खिलाफ किस तरह का एक रेजिस्टेंस, ये विरोध जो सरकार पे असर पड़ेगा, उसके बारे में आप बात कर रही थी, तो अपनी बात पूरा कर लें। एक तो बात है कि सबसे बड़ा डर इस सरकार का नरेगा से फाइनेंशियली, वो फाइनेंशियल खेल है। वो फाइनेंशियल खेल में हमारा जो बजट था उसको दूसरी जगह डाइवर्ट करके, एसएचजी को डाइवर्ट करके, फिर लखपति दीदियां जैसे करके फिर इलेक्शन पे असर करना चाहते हैं। एक तो उनका ये रणनीति है, इस वजह से भी हम्म। नरेगा को बंद किया है। मगर हमारे तरफ से तो ये है कि हमें अपने राजनीतिक शक्ति को समझना पड़ेगा अभी, कि ये राजनीतिक शक्ति क्या है और क्यों है और कैसे उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात जो जेम्स उठा रहे थे, जवाबदेही बिल्कुल ही खत्म है। अब वो प्रश्न पूछने का अधिकार को वो हर जगह खत्म किए हैं। वो बड़े हम्म। पैमाने में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म किया है। उन्होंने लोगों को लिखने का खत्म किया है। अब ग्रामीण स्तर पे जो लोग प्रश्न पूछते हैं वो इससे खत्म होगा। बाकी चीजों से उनका इतना असर नहीं हुआ क्योंकि उस वाले दुनिया में वो उसके अंग नहीं थे। मगर प्रश्न पूछने की जो पद्धति आ चुकी है अभी गांव में, उससे क्या होगा? और जो सदुपयोग हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं, बारीकी में जाएं तो बहुत सारे सदुपयोग हुआ है। जहां पूरे ये जो मेन स्ट्रीम राजनीति है उसके खिलाफ होके भी लोगों ने खूब मदद किया लोगों को थ्रू नरेगा। जैसे मेरी दोस्त नौरती ने जब सरपंच बनी थी, नरेगा के पैसे से उसने एक कब्रिस्तान के चार दीवारी खड़ा किया और उसने कब्रिस्तान को जाटों से छुड़वाया उस गांव से। ऐसे काम करने के लिए पैसे भी चाहिए, एक योजना भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। उसने मनरेगा को वहां भी सदुपयोग किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कुछ आजादी दी सरपंचों को, जिनका राजनीति एक तरीके से सीमित नहीं था कि काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मनरेगा का जो पूरा असर अर्थ में होगा, समाज में भी होगा, क्योंकि सामाजिक तरीके से महिलाओं को घर से बाहर लाई तो उनको सशक्त की। तो मुझे लगता है कि इन सबको किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमें आंदोलन को सशक्त करना चाहिए। हिंसा तो करना नहीं है, हम तो हिंसात्मक रास्ते तो छूटते ही हम्म। नहीं है। हिंसात्मक तरीके से किस तरीके से करेंगे, ये हमारी रणनीति होगी, उसके लिए बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ उसके ऊपर। मगर जो असर हुआ है वो ग्रामीण जीवन के ऊपर एक भूकंप आया है। वो भूकंप ने हिलाया है इनको हर तरीके से, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भूकंप है। और उसको संभालने के लिए लोग तैयार है और खड़े हैं, सबसे अच्छी बात है। और रैली पे महिलाएं और पुरुष निकल रहे हैं। यहाँ तो राजस्थान में कई रैलियां, 190 जगह रैलियां निकल चुकी है हमारी। और भी रैलियां निकालेंगे और लोगों से बात करेंगे। ये तो हमारा वादा है कि जो आया उसको खोएंगे नहीं। नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो गांव के गरीब को एक रास्ता मिला था सम्मान से जिंदगी जीने का, और वो
रास्ता जब बंद किया गया है वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आशीष, आप एक यूनियन के सदस्य हैं खेतिहर मजदूरों की। आप इसके असर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब मैं देखता हूँ कि हम लोगों ने कैसे यूनियन बनाया, लोग कैसे संगठित हुए, तो उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण अंग था कि लोग समझते थे कि ये हमारा अधिकार है, और पावती लेते थे अपनी मांग की, जाते थे ब्लॉक के पास, अगर नहीं पावती मिलती थी तो ब्लॉक में एक प्रदर्शन होता था। जैसे अरुणा ने कहा कि एक लोकतांत्रिक अहिंसा को फॉलो करके प्रदर्शन होता था। तो ये जो सरकार की रणनीति थी कि मजदूरों को खुद ब खुद उन्हें इस कार्यक्रम से निराश कर दो, ताकि वो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करें। इस रणनीति को इस बदले हुए कानून में बहुत बल दिया गया है। और हम देखेंगे कि इस बल का प्रमुख कारण ये भी है कि 40% भार राज्य सरकारों को दिया है। इसका मतलब ये है कि बिहार जैसे राज्य, जहाँ 6-7 हजार करोड़ सालाना नरेगा पे खर्च होता था, वो करीब 2,500 करोड़ स्टेट का कंट्रीब्यूशन उसमें होगा। अब स्टेट अपना कंट्रीब्यूशन एक बार में देगी, नहीं दे पाएगी। बिहार जैसे गरीब राज्य जो रोना रोते रहते हैं, सरकार तो यही कहती रहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो किस प्रकार से फंड रिलीज करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस सब का मुकाबला करने के लिए मजदूरों के पास कौन सा हथियार है, कौन सा टूल्स है, ये हमें सोचना पड़ेगा। वो इतने सालों से, जैसा अरुणा ने कहा, कि इस बात पे तो संगठित हुए हैं और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का मजा चखा है। ऐसा नहीं कि पहली बार चखा है, लोकतंत्र ही गरीबों की वजह से चल रहा है, मेरा मानना है देश में। लेकिन उन्होंने और उसमें बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया है। तो मुझे लगता है कि ये इसका जो राजनीतिक डायमेंशन है वो भी अगले चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर सरकार इस कार्यक्रम को ठीक से उसको फंड नहीं कर पाती है, इस कार्यक्रम में लोगों को महत्व नहीं दे पाती है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनका जो इसमें एक तरह से था, और वो काफी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे थे, ग्राम पंचायत की अहम भूमिका थी। पहली बार करोड़ों रुपए ग्राम पंचायत के पास आए, पहली बार प्लानिंग एक्सरसाइज उन्होंने की, और ग्राम सभा पहली बार ऐसा देखने को मिला कि लोग सच में इच्छुक हुए और ग्राम सभा का पार्टिसिपेशन बढ़ा। ये तमाम चीज पे अगर ये जो लग रहा है हमें कि इसमें ढीलापन आता है, इसमें पार्टिसिपेशन की कमी होती है, तो इसके राजनीतिक मायने भी होंगे। और यूनियन होने की वजह से हमको लगता है कि हम लोग सिर्फ नरेगा यूनियन नहीं है, बल्कि एक असंगठित क्षेत्र के यूनियन है, खेतिहर मजदूरों को यूनियनाइज करते हैं। तो हम अब तैयार हैं कि इस बात को लेकर पुनः लोगों तक जाएंगे और उन्हें सचेत करेंगे, खासकर इस सरकार की करतूतों के बारे में। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 के बजटीय भाषण में ये कहा था कि वो नरेगा को समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि कांग्रेस की विफलता के प्रतीक के रूप में उसे बना के रखेंगे। तो उसी समय हमें समझ में आ गया था कि ये काफी खतरनाक सरकार है नरेगा के लिए, और उनकी मजबूरी समझ लीजिए कि वो लगातार इसको फाइनेंस करते रहे। और कोविड के एरा में तो उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के इसमें पैसा दिया, 1,11,000 करोड़ दिया। तो ये जो इन्होंने बदला है, अपनी रणनीति बदली है, और कांग्रेस की लेगेसी को खत्म करने के लिए इन्होंने किया है, और चालाकी से कह रहे हैं कि 125 दिन देंगे। अगर ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशंस, अगर लोगों को काम नहीं मिलता है, ग्राम पंचायत की भूमिका कम होती है, बजटीय जो सहायता मिलती है केंद्र से और राज्य से, वो अगर कम होते हैं, इन सब चीजों से जो प्रभाव पड़ने वाला है, उसके खिलाफ जो संगठित हुए हैं लोग इतने सालों में नरेगा के इर्द गिर्द, मुझे लगता है कि उसका राजनीतिक असर भी होने वाला है। और अगले चुनाव में अगर आप देखिएगा, कुछ समय बीतने दीजिए, अगर ये कानून का असर खराब होता है, तो इसके राजनीतिक मायने भी जरूर होंगे। और हम लोग की तैयारी भी है कि हम लोग लोगों के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे इस सरकार ने भारत के अंत गरीब और भारत के सबसे पिछड़े इलाकों में जो रहते हैं लोग, उनके लिए जो काम का अधिकार दिया था, पूरा नहीं
थोड़ा ही सही, लेकिन जो भी अधिकार दिया था कैसे उसको इन्होंने खत्म कर दिया है, और उसको लेकर फिर एक राजनीतिकरण शुरू होगा। मैं अभी नहीं कहना चाह रहा। जी। बहुत संक्षिप्त में मैं तीनों से ये पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी सरकार को ये कदम लेने में उनकी राजनीतिक सोच क्या थी? क्या कारण था अरुणा जी कि उन्होंने, जैसे आपने कहा, 26 करोड़ कम से कम लोग इस देश में नरेगा पर मतलब निर्भर थे, शायद इससे ज्यादा। तो उन्होंने ये वापस लेना क्यों जरूरी समझा आपकी समझ में? व्हाट इज द पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस मूव? आई थिंक अंग्रेजी बीच बीच में बोलोगी। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट दे आर फ्राइटन्ड अबाउट, कि सबसे पहले बार ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, जैसे आशीष ने भी कहा और जेम्स ने भी कहा, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन एक संगठित रूप में सामने आया है। जी। अब तक जो भी मोबिलाइजेशन हुए हैं, यूनियंस जो भी बने हैं, कई सारे ट्रेड यूनियंस भी बने हैं, मगर वो कभी इस पैमाने पे नहीं बने। 26 करोड़ की तो कल्पना ही नहीं था वहां पे। तो ये लोग जैसे भी है वैसे यूनियन के नाम नहीं होगा, मगर आप इस तरीके के काम को छुओगे तो उसमें से कई करोड़ लोगों के जिंदगी में बदलाव आएगा, तो खड़े तो होंगे। तो उनको इससे भी डर है, क्योंकि ये जो हमला करना चाहते हैं अभी जी। पर्यावरण पे और खदानों पे और पूरे इस सारे चीजों में, वहां एक ग्रामीण स्तर पे नरेगा खड़ा है वहां पे, जो अपने अधिकारों को कहते हुए मजदूरों को सशक्त करते हुए विरोध करने के लिए भी तैयार है। राजस्थान में मैं आपको बताऊंगी कि अभी एक तीन एक एक 100 मीटर तक का एक पहाड़ को पहाड़ नहीं मान रहे हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, तो पूरा अरावली को खत्म कर रहे हैं। इस तरीके से क्यों आ रहे हैं ऐसे? सोच ही कहाँ से आया? मतलब भयानक सोच है। ऐसे सोच को देखें तो ये सब उद्योगपति, उद्योगीकरण, वैश्वीकरण, इन सारे सोचों से आ रहा है। उनके लिए मजदूर कहीं भी यूनियनाइज हुए तो खतरा है। जी। वैसे लोकल में तो एग्रीकल्चर को खतरा है, जो फैक्ट्रियां चलती है उनके लिए खतरा है, क्योंकि न्यूनतम, जैसे आशीष ने भी बोला, बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है मजदूरों का, वो नहीं चाहते हैं। ये तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए वो नहीं चाहते। दूसरी बात, इनका जो फिस्कल, जो पैसे का जो इनके लिए जो प्रावधान है, वो कानूनी है, उससे वो हट नहीं सकती है सरकार। क्योंकि कानून कहता है कि इतना पैसा देना है, तो बजट में आप एलोकेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितने लोग काम मांगते हैं उतने लोगों को काम देना ही है। नहीं देंगे तो आप, उसके लिए भी पेनल्टी है। आप देंगे और उसके लिए कुछ लाचारी बेगारी होता है तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई है इसमें, कहीं ना कहीं जवाबदेही फिक्स हो गई है मनरेगा में। उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कहीं भी उनकी जवाबदेही हो। अंत पंत में गरीबों के लिए सोचती ही नहीं है ये पार्टी। ये पार्टी गरीबों की बिल्कुल भी नहीं है। ये तो पैसे वालों की पार्टी के रूप से जाना जाता है गांव में, और वो हिंदुत्व का मोहरा बना के उसके पीछे गरीबों के वोटे ले रहे हैं। नहीं तो उसके अलावा उनकी तो राजनीति में या उनके अर्थव्यवस्था में कहीं गरीब दिखता ही नहीं है उनके लिए। इसलिए भी बहुत डरते हैं, मुझे लगता है। नहीं जेम्स, मैं वही सवाल कि सरकार क्या, कि पॉलिटिक्स क्या थी इस इतने महत्वपूर्ण योजना, जो इतने जो अंतिम व्यक्ति करोड़ों की संख्या में जिनकी जीवन के लिए ये महत्व रखता था, इसको वापस क्यों लिया गया आपकी समझ में, जेम्स? वैसे ज्यादातर बातें अरुणा जी ने रख दी है, लेकिन जब मैं ऐसे इलाकों को देखता हूँ, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, जो ट्राइबल स्टेट हैं, और ट्राइबल स्टेट सभी लोग जानते हैं कि वहाँ मिनरल रिच स्टेट भी है, वहाँ जी। जल जंगल जमीन है। तो लोग आज गांव में मौजूद हैं तो रेसिस्ट भी कर रहे हैं, चाहे अपने जंगलों को बचाने के लिए, अपने विस्थापन से खुद को बचाने के लिए। तो ये रेसिस्टेंट पावर लोगों का, गांव में रहते लोगों के बीच में रहते हुए ये संभव होता है। और इसको यदि ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो हमको ऐसे सिस्टम पर चोट करना है
जो वहाँ लोगों को रेसिस्ट करने के लिए अलग अलग आयाम के जरिए, रोजगार के जरिए, आजीविका के जरिए लोगों को मजबूती प्रदान करता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हम इस तरह का जो कानून है, इस तरह का जो महत्वपूर्ण स्कीम है कानून के अंदर, उसको हमको खत्म करना जरूरी है। एक तो मुझे लगता है कि ये दीर्घकालीन सोच रहा है कि ऐसे इलाकों को हमको खाली कराना है, ना लोग रहेंगे ना रेसिस्ट कर पाएंगे। दूसरा कि बड़े लंबे समय से आपका जो किसान लॉबी था वो इस कानून के बिल्कुल खिलाफ लॉबी करता रहा था। जी और ये ऐन मौके पर, चूंकि अगला 4 साल बाकी है, तो ये मौका उनको मिला और उस लॉबी के बदौलत कारपोरेट परस्त सरकार तुरंत से इस कानून को खत्म कर दिया। तो उनकी भी एक लॉबी थी, और सिर्फ बड़े किसान नहीं बल्कि रियल एस्टेट के लोग हैं, बड़े फैक्ट्री के लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो सारे लोगों की एक लंबी लॉबी थी। उनकी वजह से उनको, जैसे मैंने वो जमींदार का उदाहरण बताया, उनकी वजह से मजदूर नहीं मिल रहे थे, और मजदूर मिल भी रहे थे तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता था। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमको वहां के संसाधनों पे कब्जा करना है। तो वहां से लोगों को हटाने के लिए हमको उनको एक भिखमंगा बनाना है, ताकि वो शहरों की ओर पलायन कर जाए। और उसी तरीके से हमें ऐसे रियल एस्टेट को खड़ा करना है, इंडस्ट्री को खड़ा करना है। आने वाला लंबे समय का ये प्लानिंग का हिस्सा मैं समझता हूँ। जी। आशीष। हर्ष, मुझे लगता है कि कुछ तो वैचारिक रूप से वो इस तरह के कार्यक्रम के पक्ष में नहीं है। बहुत पहले से आप देखिएगा कि जो दक्षिणपंथी जो अर्थशास्त्री भी हैं, वो कैश ट्रांसफर की बात करने लगे थे। और नरेगा जैसा कानून पर उन्होंने काफी प्रहार किया। आप 2008-9 के करीब, जब नरेगा के चलते ग्रामीण वेज बढ़ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, और रिसर्च ने भी इसे दिखा दिया, तो उन्होंने काफी ज्यादा प्रहार किया कि नरेगा की वजह से इंडस्ट्रीज को काम, लेबर नहीं मिल रहे हैं, और इस तरह की बातें उन्होंने फैलाई। तो जाहिर है कि वैचारिक रूप से वो जो भारतीय जनता पार्टी है, वो कंपनी और इंडस्ट्री की जो सोच है कि हमें सस्ता मजदूर चाहिए, उससे अलाइंड है। ये तो बात है। दूसरी बात यह है कि वो ये अलाइंड होते हुए भी, क्योंकि ये कार्यक्रम सफल रहा है और गांव गांव तक पहुंचा है, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लोग भी घुसे हैं, उनको एक सशक्तिकरण हुआ है, तो इतना आसान नहीं है इसको हटाना। इसलिए उन्होंने लगातार इस पे तरह तरह की टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशंस लाके, बजटरी प्रोविजंस में फेरबदल करके, कम पैसा देके इसको लोगों से दूर करने की कोशिश की है। वो चाहते हैं वैचारिक रूप से कि इस तरह के कार्यक्रम को हम बंद करें। और जो कैश ट्रांसफर है चुनाव के जस्ट पहले, जैसा उन्होंने बिहार में प्रयोग किया, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी प्रयोग कर सकते हैं, कि बिहार में उन्होंने करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को चुनाव के जस्ट पहले दिया। तो एक नया नया तरीका भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि समाज के लिए बहुत खतरनाक है कई वजहों से। और लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है। वो, आप जानते हैं कि उनका सारा समय और सारा वक्त और सारी मशीनरी इसी बात पे लगी रहती है कि चुनाव कैसे जीता जाए। तो उसमें अपनी वैचारिकी के साथ वो जो अपने अलग सब्सिडी मॉडल, अलग तरह से लोगों के पास पैसा पहुंचाने के कार्यक्रम का एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। और वो आगे वक्त बताएगा हमें कि वो क्या चाहते हैं। साथ ही, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो कांग्रेस की लेगेसी को खत्म करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने जबरदस्ती, हम तो इसको जी राम जी नहीं कहते हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो इसको लगेगा कि ग्राम जी बिल है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के लिए है, तो ग्राम जी बिल उन्हें लाया है, और जबरदस्ती वो जी राम जी भी इसमें घुसाए हैं, ताकि उनका जो हिंदुत्व का एजेंडा रहता है वो भी साथ साथ चलता रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, यहीं पे हम अपने बात को पूरा कर रहे हैं। आप लोगों ने जो बातें रखी कि एक ऐसा अ, मतलब कानूनी बदलाव वो लाए हैं जो गांव के सबसे गरीब लोगों के हितों के खिलाफ रहेगा। मुझे लगता है कि 3 ऐसे कानून रहे हैं। एक किसानों का जो कानून लाए थे, एक जो अभी अ, मजदूरों के हक के जो कानून जो बदले हैं उन्होंने,
और अब नरेगा को वापस लेना, ये सभी दर्शाते हैं कि उनको ऐसा कोई व्यवस्था मंजूर नहीं है जहां मजदूर संगठित होके अपनी आवाज उठा सकें, और उसको किसी तरह से खत्म करना जरूरी है। जैसे जेम्स कह रहे थे कि जल जंगल जमीन बड़े उद्योगपतियों के को सौंपने की एक बहुत बड़ी योजना है इस सरकार की। तो हिंदुत्ववाद और बहुत बड़े कंपनियों का लाभ, यही दो मकसद हैं इस सरकार की रही है, और उसी का ये अंजाम है। पर आप लोगों की बातों से, और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की बातों से, आपने ये भी दर्शाया कि इसका बुरा असर क्या होगा। लेकिन आप तीनों, मुझे लगता है इस बात पे तो आपका यकीन है कि गांव का गरीब मजदूर इसको मंजूर नहीं करेगा। उसको जो हक मिला है वो हक वो वापस लेगा। उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। उस संघर्ष की कामयाबी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आप अरुणा जी, आशीष और जेम्स, आप लोग ने वक्त निकाला इसके लिए, इस बातचीत के लिए, उसके लिए आभार। शुक्रिया। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। जिंदाबाद। धन्यवाद। जोहार। जोहार। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।